Hi everybody, good morning. This is Mr. Pizatitis from Salem Classes. After a long time today we will discuss Oliver Twist. This is a novel and written by Charles Dickens. So today we will discuss his life and background. It will be taking two part of his life and background because his life background here is too long. If I will read and translate within one video, it will be too long. That is why I have separated it into two parts. So it is my small request if newly you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time forward it to your friends and to your classmates. As I mentioned, what I will teach you today, I will tell you about life background of Charles Dickens. So as for the introduction, as for the introduction, in this unit, what we will discuss, what is the introduction part herein? In this unit, you will study about novelist, the novel, the background and the context of the novel. तो हम इस अध्याय में और इस यूनिट में नॉवेलिस्ट के बारे में, नॉवेल के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में, फिर नॉवेल में जो कॉन्टेस्ट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. थ्रो keywords and exercise given, you will reinforce your understanding of the until. तो आगे चल करके उसका एक्सरसाइज है, कीवर्ड से इन सभी को भी हम देखेंगे. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि आज का जो वीडियो लेक्चर है ये सिर्फ लाइफ बैकग्राउंड के ऊपर है. जो चार्ल्स डिकन्स है तो उसके जीवन चरित्र के ऊपर आधारित होगा और मैं पहले ही बताया कि मैं उसको दो पार्ट में करूँगा. अगर एक पार्ट में करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोनों पार्ट में इसको बनाता हूँ. ये पहला पार्ट है, फिर कल या परसों जैसे भी समय मिलेगा तो हम उसका सेकंड पार्ट को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार कोई इस चैनल को विजिट कर रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें. सो द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बर्थ एंड पेरेंटेज. उसका जन्म और माता पिता के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे. Charles Dickens, the most popular novelist of the 19th century England, was born on 7th February 1812 at Portsea. तो चार्ल्स डिकन्स जो है एक पॉपुलर नॉवेलिस्ट थे और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में उनका जन्म होता है और 7 फरवरी 1812 को जो पोर्टसी नाम का एक जगह है वहाँ पे उनका जन्म होता है. हिज फादर जॉन डिकन्स वाज ए क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस. उसके पिताजी जो है एक नेवी पे ऑफिस में एक बाबू का नौकरी कर रहे थे. ही वॉज एन अफेक्शनेट एंड जेनरस मैन बट लॉक्ड इनटू थ्रिफ्ट एंड फॉरसाइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉन डिकन्स है वो बड़ा जेनरस यानी उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे और उनके अंदर एक कमी पाई जाती है कि वो मतलब उदारता से आगे पीछे के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, जितना हो सके उतना खर्च कर देते थे. नॉट मच इज नोन about Dickens' mother except that she was gentle and virtuous and had a gift of mimicry. तो चार्ल्स डिकन का जो मदर है उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि
वो एक जेंटल तथा वर्चुअस लेडी थी और साथ ही साथ मिमिक्री यानी किसी की आवाज़ को नकल करना, ये गिफ्ट उसके अंदर मौजूद थी। Charles was the second of six children and was the eldest among the sons। तो 6 बच्चे थे उनके माता पिता के, उनमें से सेकंड बच्चे यही था और ख़ास करके लड़कों में से सबसे बड़ा ये था। इन ए चाइल्डहुड वन कुड ऑफन सी हिम perched on some chair or table singing comic songs in an atmosphere of perpetual on applause। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बचपन में थे और तभी किसी चेयर टेबल में या चेयर में बैठ कर के कॉमिक सॉन्ग वगैरह वो गाया करते थे। A touch of ill health prevented him from participating in the usual children games। उसके स्वास्थ्य उतना ठीक ना होने के कारण वह हमेशा जो बच्चों के साथ खेलने कूदने में वंचित हो जाते थे। He had to amuse himself by reading novels। वो नॉवेल्स पढ़ने में रुचि रखते थे और उसी में खुशी प्राप्त करते थे। His family was not particularly literacy but they had a good collection of novels, major work of Defoe, Savants, सोमलेट, फील्डिंग एंड गोल्डस्मिथ। हालांकि उसके जो परिवार है वो सभी मतलब इतने साहित्यक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे नॉवेल को अपने घर पे कलेक्शन करके रखे हुए थे। शायद इन सभी चीज़ों को ही चार्ल्स विशेष रूप से पढ़ाई क्या करते थे। जैसे कि मैं कई नाम को पढ़ा, उन सभी का कलेक्शन को वो रखा करते थे। Charles should often crawl up into lonely great and lose himself in reading this classics। ये सभी क्लासिक को मतलब अकेले होकर के पढ़ते थे। वो कभी कभी मतलब वो इसमें मतलब दिल लगा करके इसमें लैलीन हो जाते थे, मतलब बिल्कुल अकेला हो जाते थे। उसके बाद उसके जीवन में एक दूसरी अवस्था आता है जो वो किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वो बड़ी दुर्दशा वाली बात है, तो ये चीज़ हम पढ़ कर के समझते हैं। वांस ब्लैकिंग फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे उन्होंने काम किया। इन 1822 जॉन डिकेंस वाज ट्रांसफर्ड टू लंदन। तो 1822 में जॉन डिकेंस क्या करते हैं कि ये लंदन को ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं। ही हैड ऑलवेज बीन हैंडलिंग हिज फाइनेंशियल अफेयर रादर कॉम्सली। तो ये थोड़ा सा एक कमी थी इनके जीवन में कि जो फाइनेंशियल हैंडलिंग जो है, आर्थिक व्यवहार जो है, थोड़ा उदारता के साथ किया करते थे, यानी कंजूसी नहीं किया करते थे। बट नाउ ही वॉज फेस्ड विद एन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसी के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस का जो परिस्थिति है उपजाऊ होता है और उसी के सामना करना पड़ता है। चार्ल्स वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट टू वर्क इन ए ब्लैकिंग फैक्ट्री ऑन द थम्स वाटर फोर्ट। तो इसी के चलते, इस मजबूरी के चलते अब जो चार्ल्स है वो क्या हो जाता है, फैक्ट्री में काम करने में मजबूर हो जाते हैं। His job was to cover and level the pots of breaking boot polish। तो उनका काम जो है बड़ा कठिन था, बूट पॉलिश करना एसेट्रा। चार्ल्स वॉज देन जस्ट 12 and रिसिप्टिव एंड हाइपर सेंसिटिव। जैसे 12 साल की उम्र होता है और तभी थोड़ा हाइपर सेंसिटिव में वो आ जाते हैं। ही फेल्ट टॉर्मेंट ऑफ मिक्स विथ द कोर्स बॉयज ग्रॉटिंग
in foul language थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन भर वो बहुत प्रकार के भाषाओं को सुना। ही वर्कड इन द फैक्ट्री फॉर पार्ले 4 और 5 मंथ्स, लगभग 5-6 मंथ इस फैक्ट्री में काम किया। बट ही कुड नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज एपिसोड, लेकिन वो कभी भी अपने जीवन में जो ह्यूमिलिएशन यानी लज्जा जनित इंसल्ट वाली बात जो है वो उनमें से कभी उभर करके नहीं आ पाए थे। एंड ही कुड नेवर फॉरगिव हिज पेरेंट्स फॉर फोर्सिंग हिम टू वर्क इन द स्क्वेल्ड रैटन फ्रेस्ट फैक्ट्री। इस प्रकार एक फैक्ट्री में काम करने के लिए उसके पेरेंट्स को जो दबाव आया और वो जो मजबूर हो गए, इसी के चलते वो कभी अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाते। ही ऑल्सो डेवलप्ड excessive sympathy for deprived children like himself who would be condemned by their circumstances to such an inhuman task। तो इस प्रकार से जो मतलब ऐसे गंदे फैक्ट्री में काम करने वाले अदर जो बच्चे थे, उन बच्चों के लिए वो थोड़ा सा मतलब सिंपैथी प्रकट करते हैं, उनके लिए दुख व्यक्त करते हैं। उसके बाद एक तीसरा घटना यहाँ पे होता है कि जॉन डिकेंस जो है, उनके पिताजी चार्ल्स डिकेन का, वो कर्ज होने के कारण क्या हो जाते हैं कि एक बंदी गृह में चले जाते हैं। केवल वही नहीं बल्कि उसके परिवार के अदर सदस्य जो भी अदर बच्चे थे, चार्ल्स डिकन को छोड़ कर के उसका माता, ये सभी जेल में चलते। चलिए इसको पढ़ कर के हम समझते हैं। Charles Dickens in the debtor's prison. Charles Dickens had just started working in the Worms blocking factory when his father was arrested for debt and removed to debtor's prison at the Marshalsea। तो जब वो फैक्ट्री में काम करते होते हैं तब उनके पिताजी को जो कर्जदार होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो कर्ज देने वाले होते हैं उनको कैद कर लेते हैं और उनके जो प्रिजन है जो मार्शल सी में है और वहाँ पे उनको डाल देते हैं। साथ ही साथ हिज मदर along with the other member of the family joined him in the prison। तो खाली वही नहीं बल्कि उसके माँ है और उसके फैमिली के अदर मेंबर्स, भाई बहन, ये सभी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। चार्ल्स वॉज द ओनली वन लेफ्ट आउटसाइड। चार्ल्स इसलिए बच गया क्योंकि वो बाहर था। ही वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, और उसका शरीर इतना अच्छा नहीं था। इन एडिशन ही हैड टू रिमेन हंग्री 4 और 5 टाइम्स ए वीक। के पूरे हफ्ते में, एक जो हफ्ता है उसमें 4 या 5 बार उनको भूखा रहना पड़ता था। समटाइम्स ही वुड ड्रॉप डाउन ग्रोनिंग वाइल एट इज वर्क। कभी कभी काम करते समय वो ग्रोनिंग करने लगते थे, गुर्राने लग जाते थे, रोने लग जाते थे। दिस वॉज परहैप्स द मोस्ट मिसरेबल पीरियड ऑफ हिज लाइफ। शायद उसके जीवन के लिए यही एक बहुत बड़ा दर्दनाक और दुखदायक समय रहा होगा। इट एंडेड व्हेन जॉन डिकन गॉट ए स्मॉल legacy with enable him to leave the prison and to send his son to school at Hampstead। Charles remained in the school for 2 or 3 years। तो इसी दशा में भी वो स्कूल में जाते, लेकिन 2-3 साल ही वो स्कूल में रह पाते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे भाग को देखते हैं कि अर्ली कैरियर मतलब उनका जो आगे का जो कैरियर है वो किस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं। एक लॉयर के रूप में काम करते हैं, है ना। सो डिकन बिगन हिज कैरियर एज ए लॉयर क्लर्क। लॉयर्स का जो क्लर्क होता है
उसके रूप से काम करने लगते हैं एट द एज ऑफ 15 इन 1827, 15 साल की उम्र में 1827 का समय में, और वो एक क्लर्क के रूप में काम करते हैं। इट वॉज ए मॉडेस्ट बिगिनिंग बट ही हैड हिज aspiration and was endued with initiative and drive. Beside, he had the energy and a chill to put his real hard work. मतलब वो कार्य तो कर रहे थे, पर उस कार्य में भी वो एक अलग सा एनर्जी दे करके वो कार्य में और भी तरक्की लाना चाहते थे। He began to learn shorthands in his spare time। जो शॉर्ट हैंड होता है मतलब एक प्रकार का कार्य है जिसको स्टैंड अप वगैरह करते हैं, तो जर्नलिस्ट लोग भी ऐसा करते, मतलब बहुत लंबे लंबे शब्द को छोटे छोटे एक सांकेतिक शब्द में लिखना और उसको समझना, इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। जब खाली समय मिलता था तो वो क्या करते थे कि इस कार्य के लिए अपना समय निकालते थे और सीखते थे। समटाइम ही वुड forgo even sleep and continue practicing short hand। कभी कभी वो सोना भी भूल जाते थे और पूरी रात भर जो है वो क्या करते थे, शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद दूसरी घटना उसका जो लव अफेयर के ऊपर है। किसी लड़की के को उनका प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की उसको तुच्छ समझती है और उसका प्यार को ठुकरा देती है। चलिए देखते हैं वो कौन है और क्या है। It was at this time that he fell in love with Maria Bittnell। मारिया बिटलिन नाम का एक लड़की के साथ उसका प्रेम हो जाता है। He was working hard to lift himself above the trap of property and obscurity, and Maria's love would have sustained him in his struggle। तो वो किसी न किसी रूप से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे कि अपनी जो गरीबी और भुखमरी का जो हालत है, कठिन परिस्थिति है, उससे उभर के आने के लिए शायद मारिया का जो लव है उसको सस्टेन कर पाता, उनको और भी आगे बढ़ा पाता, इस स्ट्रगल को सामना करने के लिए और भी हिम्मत देता। लेकिन क्या होता है, बट सी रेडिकुल्ड एंड स्पॉन्ड हिज शूट। लेकिन वो नकार देती है, तुच्छ समझती है, उपहास करती है और उसको ठुकरा देती है। डिकेंस वाज डिसअपॉइंटेड बट डिटरमाइंड टू राइट ऑन। हालांकि वो निराशा हो जाता है, लेकिन उसके साथ भी अपना जीवन जीने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेता है। लेटर डिकेंस immortalized Maria by making her Dora in डेविड कॉपरफील्ड। फिर आगे चल कर के डेविड कॉपरफील्ड जो उसका एक वर्क है, वहाँ पे मारिया को डोरा नाम पे उन्होंने स्थापित किया हुआ है। फिर उसके बाद उनका काम जो है जर्नलिज्म की ओर आ जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। ठीक है, तो इन 1832 Dickens left law and impact upon a career of journalism। जो पहले एक लॉ का कार्य कर रहे थे, कानून व्यवस्था का, या फिर जो कानून जो क्लर्क के काम करते थे, उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके फिर वो क्या करते हैं, एक जर्नलिज्म की ओर आते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा था कि वो शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस कर रहे थे। शॉर्ट हैंड वही करता है जो जर्नलिस्ट होता है। आज के समय पर मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं या कोई भी रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर देता है आवाज़ को और उसके बाद उसको प्ले करते हैं। लेकिन उन दोनों में ऐसा नहीं था कि बोलने वाला जो भी बोल रहा था उसको शॉर्ट हैंड में छोटे छोटे सांकेतिक चिन्ह में उनको लिखना होता था और उसके बाद वही चीज़ को वो न्यूज़पेपर में छापते थे सही तरह से लिख करके। ही वॉज नेचुरल रिपोर्टर्स फ्लायर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक अच्छे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए वो एक नेचुरल रिपोर्टर्स थे।
He had an eye for detail which enabled him to present a lively account of whatever he had seen. जो भी कुछ चीज़ों को उन्होंने देखा है उसको वास्तविक रूप में उसको लिखते रहे. He began by covering case in the ecclesiastical court, जो क्या कह सकते हैं उसको, जो चर्च का जो मतलब कार्य वगैरह होता है, जिसका शुद्ध हिंदी में अगर कहते हैं तो कलिसियाई जो कोर्ट है ना, उसी को ऊपर वो कुछ लिखना चाहते थे, देख रेख कर रहे थे. लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को शिफ्ट किया. बट सुन वर्कड हिज वे अप टू पार्लियामेंट. ही गेन्ड रेपुटेशन as an efficient parliamentary reporter, but was personally disillusioned with the proceeding of that accused house. तो पार्लियामेंट में एक अच्छा रिपोर्टर के रूप में उन्होंने काम किया और उनको वहाँ तरक्की भी मिली, उनका रेपुटेशन भी बढ़ा. लेकिन वहाँ का जो पॉम्पसिटी यानी आडंबर दिखावट वाली जो चीज़ें हैं वो देख करके वो हैरान हो जाते हैं. यानी जो वारफेयर के ऊपर जितना भी दिखावा होता है उन चीज़ों के ऊपर वो थोड़ा देख करके अमेज्ड हो जाते हैं. तो आज के लिए इतना ही है. बाकी जो बचा हुआ खंड है उसको हम कल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू. हैव ए गुड डे.